किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। उम्मीद करें भाई सारे हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, हमारे श्रोता भाई हैं, सब स्वस्थ होंगे। और मौसम की जो उठापटक है वो चल रही है, और इस उठापटक में भाइयों अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। और आज के किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के कृषि प्रश्न से भाइयों। और आज का कृषि प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और भाइयों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप SMS के माध्यम से दे सकते हैं। और SMS करने के लिए जो फ़ोन नंबर है वो है 94 660 21 336। और भाइयों प्रश्न एक बार फिर सुने, आज़ादी के बाद भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति करी है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करी है। और भाइयों इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे 6:50 पे। एक करा भाइयों चर्चा अटल भूजल योजना। किसान भाइयों अटल भूजल योजना है कि तो जो अटल भूजल योजना है भाइयों यह केंद्र सरकार की एक योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो पानी की कमी है उससे जो जूझ रहे क्षेत्र हैं उनमें पानी का उचित प्रबंधन करना। और जहाँ पर पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन इलाकों को जो है डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, उन इलाकों में वापस जो है पानी का उचित प्रबंधन करना, पानी की जो समस्या है उसको दूर करना है। और भाइयों इस योजना के तहत जो है भारत सरकार ने 7 राज्य जो है वो चुने हैं सबसे पहला, जहाँ पर पानी का संकट सबसे ज़्यादा है और जो आम लोग हैं वो पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और बात करें भाइयों बजट की कि जो अटल भूजल योजना है इसमें सरकार कितनी राशि लगा रही है, तो जो ये अटल भूजल योजना है भाइयों इसमें सरकार लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो राशि है सरकार ने निर्धारित करी है। और इसमें भाइयों प्रतिशत राशि जो है वो विश्व बैंक तहत लोन के रूप में ली गई है, और 50% जो राशि है वो केंद्र सरकार देगी। और जिन 7 राज्यों की मैं बात कर रहा था तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं जो सरकार ने चिन्हित किए हैं, वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। क्योंकि भाइयों हमारे हरियाणा प्रदेश में जो है पानी का जो स्तर है वो बड़ी तेजी से गिरने लग रहा है और बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। तो हरियाणा के भी जो है कई जिले हैं, कई ब्लॉक हैं जिनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और भाइयों बात करें कि अटल जो भूजल योजना है उसके अंतर्गत हमने फायदे क्या होंगे, तो अटल जो भूजल योजना है भाइयों उसके माध्यम से जमीन का जो जल का स्तर है वो अगर बढ़ेगा तो एक तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी, व्यवसाय है, काम धंधे हैं वो सब बढ़िया होंगे, और जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है वो भी सारी सही चलेगी। और भाइयों विकास खातर, भलाई खातर और सबकी खुशहाली खातर, खास करके जो किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करनी है उस खातर तो भाइयों पानी का होना बहुत जरूरी है। और खेत में पानी नहीं होगा तो किसान भाई खेती क्या करेंगे, तो जो है खेती खातर पानी जरूरी है। तो पानी का जो स्तर है वो कायम रहे, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनकी जो परेशानी है, लोगों की जो परेशानी है उसका भी समाधान हो। और भाइयों ये अटल भूजल योजना है जो है वो 2018 में शुरुआत करी गई थी इस योजना की। और इस योजना के जो लाभ है उसकी बात करें, क्यों इसका उद्देश्य है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी खासियत है, तो अटल जो भूजल योजना है यह केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना के अंतर्गत भाइयों देश के सारे वो क्षेत्र जो हैं जिनमें पानी की कमी है उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित कराया गया है। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारे 7 राज्य हैं जिसमें अपना हरियाणा भी शामिल है, तो इन राज्यों में जो है जो सूखाग्रस्त इलाके हैं जहाँ पे
जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पानी है उपलब्ध है तो वो पानी पीने लायक नहीं है, खारा पानी है। तो इस तरह के जो है क्षेत्र है उन सब में जल संकट को दूर करना है। और भाइयों लगभग जो है 8,353 जल संकट ग्रसित जो पंचायत है उन सब पंचायतों को पानी मुहैया कराना और वहाँ पर पानी को उपलब्ध कराना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भाई। इस योजना के तहत जो सरकार है लगभग 6,000 करोड़ रुपए जो है इस पर राशि खर्च करेगी, और साथ में जो भूजल प्रबंधन है उसका तरह सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार है वो भी बराबर भागीदारी रखेंगी। और साथ में विश्व बैंक भी जो है इसमें एक बहुत बड़ा जो है लोन जो है सरकार ने देने लग रहा है, जिसके तहत जो है अटल भूजल योजना के माध्यम से जो सामुदायिक भागीदारी है वो भी मिलाकर जो है अच्छे से जो है स्थिति तय निपटा जा सके। और भाइयों बात करें अपने हरियाणा की, तो हरियाणा के 13 जिले और 26 ब्लॉक हैं। साथ में ग्राम पंचायत की भी बात करें तो 1,895 ग्राम पंचायत हैं जो इस समय जो है भूजल संकट से प्रभावित है। और अपने हरियाणा में जो अटल भूजल योजना है उसके ऊपर जो कार्य कर रहा है वो हमारा कृषि विभाग, जो भूजल का जो सारा संगठन है उसको देखना और उसकी निगरानी करना और उसके ऊपर काम करना है। और भाइयों बात करें इसके साथ साथ कि जो अटल भूजल योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो हमने लगभग समझ में आ गया कि इसका मुख्य उद्देश्य है उन सारे क्षेत्र जिनमें जल संकट जो है बहुत बड़ा हो गया है, पीने लायक पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, जो पानी उपलब्ध है वो भी खारा उपलब्ध है, उन सब क्षेत्रों को चिन्हित करना, उनको चिन्हित करके जो है सरकारी योजनाओं के माध्यम से और जो समुदाय है सामाजिक भागीदारी है उसके माध्यम से जो है पानी की जो समस्या है उसमें सुधार लाना, वही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भाइयों। ये तो भाइयों बात करी अटल भूजल योजना पे। और क्योंकि खेती बाड़ी है उसमें मौसम का बहुत बड़ा योगदान है, मौसम की जानकारी लेवें, आओ सुनाए मौसम के बारे में। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 80% रही, हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 1.5 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 4 जून तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान 1 जून तक जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों यह समय धान की सीधी बिजाई के लिए और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। साथ ही किसान भाइयों आप अपने खेत में बिजाई करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से अवश्य करवा लें। धन्यवाद। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं।
और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। और भाइयों, ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस माह के कृषि कार्य पे। और एक कराऊं भाइयों का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत। हो आजा आनंद के दुलारे ओ रोवे अकेली मीरा, आजा आनंद के दुलारे ओ रोवे अकेली मीरा। यानी सी ने ब्याह करवाया, संग तेरे में ब्याही हो, पीहर छोड़े सास रह आगी, लादी कुल कशाही हो न्यू, धोवे अकेली मीरा, आजा आनंद के दुलारे ओ, टोवे अकेली मीरा।
रोम रोम में रम्या होया से हो रोम रोम में रम्या होया से नहीं रोम ते न्याराओ असुरा के तन माने घटाए बण भगता का प्यारा ओ जंगी जो है अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे ओ तो है अकेली मीरा। आदम देखे चोड़े गेल्या दूत रहे संयम के ओ शतरंज से जे बेछारा खी से लगे गलीचे गम के ओ न्यू सोवे अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे ओ सोवे अकेली मीरा। मांगे राम राम ने टोवे हो मांगे राम राम ने टोवे कोन्या पाए घर पे ओ लक्ष्मी चंद दादा लक्ष्मी चंद स्वर्ग में है जालिए फिर भी बोझा सर पे ओ न्यू ढोवे अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे ओ टोवे अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे ओ टोवे अकेली मीरा। ये तो सुना भाईजान लोकगीत और गायक कलाकार थे मुकेश। और भाइयों ये बात करें आज के कृषि प्रश्न की, तो आज का कृषि प्रश्न था आज़ादी के बाद भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति करी है। और इस प्रश्न का भाइयों सही उत्तर है गेहूं। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हैं भाई नांगल से इंद्र राज जी। और भाइयों अब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत बेल वाली सब्जी घिया की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों घिया जो है एक कद्दू वर्गीय और बड़ी महत्वपूर्ण सब्जी है और इस लौकी के नाम तक भी जाना है। और इसका जो फल है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशा खनिज लवण और खूब मात्रा में इसके अंदर पानी भी है विटामिन्स भी हैं। और जो डॉक्टर हैं या जो चिकित्सक हैं वो खासकर रोगियों ने जो है लौकी की सब्जी या जो घिया की सब्जी है उसने ज़्यादा से ज़्यादा खाने की सलाह भी देवा है। और भाई लौकी की जो प्रकृति है वो ठंडी है और लौकी के जो हरे फल हैं वो सब्जी खातर रायता बनाने खातर खीर है कोफ्ते हैं अचार है और मिठाई बनाने खातर भी हम इस्तेमाल करें हैं। ये बात करें भाइयों इसकी उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं, किसान भाई कौन सी किस्म जो है बो है इसकी। तो एक किस्म है भाइयों पूसा समर प्रोलिफिक लौंग यानी कि लंबी घिया की किस्म है। और यह किस्म भाइयों गर्मी और बरसात के दोनों मौसमों में उगान खातर बढ़िया है। और इस किस्म के फल जो हैं काफ़ी संख्या में लागे हैं और जो बेल है उसकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कच्चे फल की लंबाई भाइयों 40 से 50 सेंटीमीटर और फूल का जो रंग है वो हल्का गहरा रंग है। और इसकी जो औसत पैदावार किसान भाई ले इसके हैं 56 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरी किस्म है भाइयों पूसा समर पोलिफ्रिक राउंड यानी कि जो गोल घिया है भाइयों। यह किस्म भी भाइयों गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में बढ़िया रहा है। और इसके जो कच्चे फल हैं वो 15 से 18 सेंटीमीटर घेरे के गोल और गहरे हरे रंग के हुए हैं। इसके अलावा भाइयों घिया इसार 22 यह भी बहुत बढ़िया किस्म है। और यह किस्म भी किसान भाई जो हैं गर्मी में और बारिश के मौसम में दोनों मौसमों में ले सके हैं। और इस किस्म की जो बेल है उनकी बढ़वार बड़ी अच्छी देखी गई है, साथ ही जो फल है वो भी बड़ी ज़्यादा मात्रा में लाग गए हैं। इसके कच्चे और जो खाने लायक जो हरे रंग के जो फल हैं उनकी औसत लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर हो जाए। और इसकी जो औसत पैदावार है किसान भाई 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके। एक और किस्म है भाइयों इसकी हिसार घिया शंकर 35।
या घिया की भाइयों संकर किस्म है। इसके फल बेलनाकार और बेल जो है वो ज़्यादा मात्रा में लागे हैं और साथ में जो बेल की बढ़वार है वो भी बड़ी अच्छी देखी जाओ है। यह किस्म भी भाइयों गर्मी और बारिश दोनों मौसमों में इसमें हम घिया ले सके हैं। और कच्चे और जो खाने लायक जो फल हैं उनकी औसत लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इसमें रहा है। और किसान भाई जो हैं 120 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से घिया का जो फल है वो ले सके हैं। बात करें भाइयों खेत की तैयारी की, वैसे तो भाइयों घिया जो फसल है वो हर तरह की मिट्टी में हम ले सके हैं, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली, अच्छी मात्रा में जीवाश्म हो जिसके अंदर, चिकनी जो ब्लू मिट्टी है वो इस खातर सबसे बढ़िया मानी जावा है। और इस खातर भाइयों मिट्टी का जो पीएच मान है वो भी उदासीन होना चाहिए, यानी कि 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। साथ में बिजाई तय 3 से 4 हफ्ते पहले भाइयों गोबर की गली सड़ी खाद जो है खेत में अच्छी तरह से मिला दें और फिर 3 से 4 बार जो है खेत की जुताई करें और हर जुताई के बाद भाइयों सुहागा जरूर लगावें। बात करें भाइयों बिजाई के समय की कि कौन सा समय बढ़िया रहेगा घिया की बिजाई खातर, तो गर्मी की फसल खातर तो भाइयों फरवरी मार्च का महीना बढ़िया है। और बरसात की जो फसल है वो किसान भाई जो इस समय ले सके हैं जून और जुलाई के समय में जो है महीने में जो इसकी बिजाई किसान भाई कर सके हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों 1.5 से 2 किलो बीज जो है 1 एकड़ 1 किले खातर काफ़ी होगा। और बिजाई तो पहले भाइयों बीज ने रात भर पानी में अच्छी तरह से भिगो दें ताकि बीज का अंकुरण बढ़िया तरह हो जाए। साथ में भाइयों बिजाई की विधि की बात करें तो घिया के बीज ने थोड़ी सी उठी हुई क्यारियां में नालियों के किनारे पर बोएं और जिनकी चौड़ाई जो है किसान भाई ने 2 से 3 मीटर और लंबाई जो अपनी सुविधा के अनुसार रखनी है। और 2 या 3 बीज एक जगह पर 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं, यानी कि एक जगह पर 2-3 बीज डाल ले और फिर 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर 2-3 बीज डाल दिए। जब भाइयों 2 से 3 जो सच्ची पत्ती आ जाए तो उसमें से केवल जो स्वस्थ पौधा है उसने राख लें और बाकी ने उखाड़ कर निकाल दें। और पौधे के बीच की भाइयों दूरी रखें 60 सेंटीमीटर। साथ में भाइयों क्योंकि बिजाई के बाद उर्वरक है, खाद है, पानी है, ये सब जरूरी है। तो खाद और उर्वरक की बात करें तो 6 टन गोबर की सड़ी गली खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की जो शुद्ध मात्रा है वो 1 एकड़ के हिसाब से डाल लें। और बिजाई के समय भाइयों फास्फोरस और पोटाश की तो सारी मात्रा डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई वाले जो जगह है उनमें बराबर मात्रा में डाल लें। और साथ में भाइयों जो आधी बची हुई नाइट्रोजन रहेगी है उसने भी 2 भागों में बांट लें बराबर बराबर आधी आधी। और उन आधी आधी बांटे हुए भागों ने एक तो जब फूल आने लगे उस समय डालना है और जो आधी मात्रा बची रहेगी उसने बाद में हमने जब मिट्टी चढ़ावा तो उस समय जो है डालनी है। इसके अलावा भाइयों जो घिया की जो फसल है उसमें कई तरह की बीमारी है, समस्या है, वह भी देखी जाओ है। तो घिया की जो बीमारी है उसमें ख़ास तौर पर जो घिया में चिट्टा रोग है, एंथ्रोकनोज है, डाउनी मिल्ड्यू है या जो मोजैक रोग है, इस तरह की बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखा जाओ है। तो इसकी रोकथाम खातर भाइयों डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम खातर किसान भाई 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गंधक का धूड़ा या छिड़काव जरूर करें। और एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी की रोकथाम खातर भाइयों 400 ग्राम एंडोफिल M 45 दवा ने 200 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और कुछ एक छोटी मोटी जो सावधानी है वो भी रखनी है किसान भाइयों ने। एक तो सिफारिश की गई जो कीटनाशक है वही डालें क्योंकि घिया की जो फसल है वो कुछ एक कीटनाशकों के डालने से जल जाए है, तो इसलिए जो सिफारिश करी जावे है वही जो है हमने कीटनाशक उसमें डालने हैं। साथ में भाइयों ओस के समय में धूड़ा ना करें और ख़राब और जो सड़े हुए फल हैं उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में गहरा दबा दें। कीटनाशक की छिड़काव तो पहला फल ज़रूर तोड़ लें। तो कुछ छोटी मोटी जो बात है सावधानी है उनका भी ध्यान रखना है। और जो है मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी है, बिजाई का सही समय है और बीज की मात्रा, इन सब का ध्यान रखकर जो है किसान भाई जो है घिया की वैज्ञानिक विधि तक बढ़िया खेती कर सके हैं और अपनी आमदनी ने बढ़ा सके हैं। और भाइयों अब चर्चा करें प्राकृतिक खेती में। और प्राकृतिक खेती में जीवामृत की तैयारी या जो जीवामृत है वो किस तरह बनाना है उसकी बनाने की विधि की है। भाइयों जीवामृत जो है एक अच्छा जीवाणुनाशक है और इसके प्रयोग से बीज और जो पौधशाला है उसमें लगने वाली जितनी भी बीमारी है उन हम नियंत्रित कर सके हैं। बीजामृत बनाने खातर भाइयों जो हमने सामान लेना है जरूरी वो है 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और
ज़मीन के किनारे की जो मिट्टी है 1 मुट्ठी वह हमने लेनी है और 15 लीटर आकार का एक हमने ड्राम ले लेना है। तो सबसे पहले तो भाइयों गाय का 1 किलो गोबर किसी सूती कपड़े में बांध लें और बांध कर उसने भाइयों 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर रखें। उसके बाद भाइयों 50 मिलीलीटर पानी में जो है 10 ग्राम चूना उसने भी रात भर भिगो कर रखा है। और अगले दिन भाइयों सवेरे जो है कपड़े में जो बंधा हुआ गाय का गोबर है उसने पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लें और फिर इस पानी में खेत की जो मेड़ है या जो बंद है उसकी 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर उसमें अच्छी तरह से मिला दें। और जो भाइयों घोल तैयार होगा इस घोल में 1 लीटर फिर गाय का मूत्र, 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना, ये सब अच्छी तरह से जो चूने वाला पानी था जो हमने 50 मिलीलीटर पानी में बनाया था तैयार कराया था वो भी इसमें हमने अच्छी तरह से मिला लेना है और ये घोल भाइयों बीजोपचार खातर तैयार हो जाए। और इस घोल जब भी हम बीज पर छिड़केंगे या जो हमारी पौधशाला है उसमें छिड़केंगे तो लगभग जितनी भी जीवाणु से संबंधित समस्याएं हैं, बीमारी हैं, उन सब ने इससे हम रोक सके हैं। किसान भाइयों ने किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए जो है किसान कॉल सेंटर पर किसान भाई फ़ोन करके अपनी सभी तरह की समस्याओं का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का जो फ़ोन नंबर है वो है 1551। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।